नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ेंगे कॉपर धातु का निष्कर्षण। पिछली वीडियो में आपने देखा था एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया गया था और आज हम लेकर के आए हैं कॉपर धातु का निष्कर्षण। कॉपर जिसका सूत्र है, ये तत्व है Cu। कॉपर धातु की एक दूसरी विशेषता है कि ये दो रूपों में पाया जाता है। पहला तो यह आपका मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, और दूसरा जो है आपका ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में ये पाया जाता है अमेरिका में और यूराल के पर्वतों में और स्वीडन में, ठीक है ना। कहाँ पे मुक्त अवस्था में अमेरिका, यूराल और स्वीडन के पर्वतों में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में आपके भारत में पाया जाता है, ठीक है ना। और भारत में निष्कर्षण जो है इसके संयुक्त अवस्था से किया जाता है, ठीक है ना। आइए संयुक्त अवस्था से जो किया जाता है किस प्रकार से, इसके कुछ ऐस के हैं। वो ऐस का आपके प्रमुख ऐस लिए गए हैं कॉपर के, जैसे कैल्कोपायराइट या इसी को कहा जाता है कॉपर पायराइट। इसका फार्मूला होता है CuFeS2, ठीक है ना। दूसरा आपका है कैल्कोसाइट Cu2S, देखिएगा Cu2S, इसी को कॉपर ग्लास भी कहा जाता है। क्यूपराइट Cu2O, ये आपका क्यूपराइट, इसका भी ऐस है। मैलेकाइट CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3, देखिएगा CuH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3, ये कैल्कोपायराइट है जो कॉपर का ऐस होता है। एजुराइट 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ये आपके कॉपर के प्रमुख ऐस होते हैं। लेकिन कॉपर का जो सबसे प्रमुख ऐस होता है वो होता है कैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। इसी से ही कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर के निष्कर्षण के लिए आते हैं तो कॉपर के निष्कर्षण के लिए देखिएगा आपको सिद्धांत देना होता है। सिद्धांत में आपको लिखना क्या होगा, सीधे आप लिखेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण कॉपर के कैल्कोपायराइट ऐश से या कॉपर पायराइट ऐश से किया जाता है। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया फेरस सल्फाइड का भर्जन और प्लगन एक साथ होता है जो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिएगा फेरस सल्फाइड का भर्जन और प्लगन एक साथ होगा जो किसमें बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। दूसरा फेरिक ऑक्साइड SiO2 अर्थात सिलिकेट से क्रिया करता है और गलित अवस्था में धातुमल बना देता है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे आप, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। सिद्धांत में तीन चीजें लिखना। सिद्धांत में आप सर्वप्रथम सिद्धांत हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से किया जाता है, अर्थात कॉपर के प्रमुख ऐस कॉपर पायराइट से किया जाता है। और इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करता था, भर्जन क्रिया करके क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड बना देता है। दूसरी क्रिया फेरिक ऑक्साइड सिलिकेट से क्रिया करता है और गलित अवस्था में धातुमल बना देता है। और तीसरी क्रिया क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्साइड से क्रिया करता था, भर्जन क्रिया इसकी होती है और इस भर्जन क्रिया में क्या बन जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है निष्कर्षण की विधि, कि इसे निकालने के लिए किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो निष्कर्षण की विधि में आएंगे। पहला चीज अयस्क का सांद्रण। आपने हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि कोई भी अयस्क होता है, उस अयस्क का धातु का निष्कर्षण करने के लिए पहली क्रिया होती है अयस्कों को पीसने की और दूसरी क्रिया जो होती है अयस्क के सांद्रण की, ठीक है ना। तो जो एक कॉपर पायराइट होता है, एक कंकड़ पीस लिया जाता है, पीस करके पाउडर के रूप में बना लिया जाता है। अब इसका सांद्रण किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की, ये आपका एक सल्फाइड अयस्क है और जानते हैं सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से, झाग प्लावन विधि से किया जाता है। झाग या इसी को हम कहते हैं फेन प्लावन विधि, ठीक है ना। अर्थात जो कॉपर पायराइट ऐस्क है, कॉपर पायराइट ऐस्क का क्या होता है, झाग या फेन प्लावन विधि से सांद्रण किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है और उस टैंक में ट्यूब वियर लगा होता है। इस पूरे टैंक में जल, चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल, जैथिल के मिश्रण को भर देते हैं और जो पिसा हुआ ऐश होता है उस ऐश को उसमें डाल देते हैं। ट्यूब वियर के माध्यम से जब वायु को हम प्रवाहित करते हैं तो जो ऐश होता है वो तेल से भीग करके ऊपर झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे छान करके सुखा लेते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं वो जल से भीग करके नीचे तली में बैठ जाती हैं।
इस प्रकार से झागपूर्ण विष से जो है ऐश का सांद्रण किया जाता है। इसका वीडियो हमने बनाया है, पीछे देखेंगे, आप डालेंगे सर्च में तो दिखेगा। नेक्स्ट आपका दूसरा होता है ऐश का भर्जन। जब ऐश का सांद्रण हो जाता है कॉपर पायराइड की, तो उसमें जो धूल मिट्टी के कण थे वो निकल जाते हैं। अब ऐश के भर्जन की क्रिया करनी होती है। तो ऐश के भर्जन क्रिया में हमें क्या बताना होगा? ऐश के भर्जन क्रिया में निम्न क्रियाएं होती हैं, प्रमुख निम्न क्रियाएं होती हैं। ऐश का भर्जन जो कराया जाता है, यह कराया जाता है प्रावर्तनी भट्ठी में। एक भट्ठी होती है प्रावर्तनी भट्ठी, ठीक है ना। प्रावर्तनी भट्ठी में ऐश का भर्जन कराया जाता है, ठीक है ना। दूसरा चीज, प्रावर्तनी भट्ठी में इतनी क्रियाएं होती हैं जो ऐश का भर्जन करते हैं। भट्ठी के बारे में आपको बताएंगे, अगला वीडियो हमारा भट्ठी के बारे में ही होगा, देखिएगा। प्रावर्तनी भट्ठी, वात्या भट्ठी, ठीक है ना। तो ऐश का भर्जन जो किया जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? पहला चीज, सल्फर ऑक्सीजन, अर्थात सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, पहली क्रिया। दूसरी, क्योंकि देखिएगा कॉपर के ऐश जो होते हैं, कॉपर के ऐश में जितनी भी अशुद्धियां उन्हें धीरे धीरे करके दूर किया जाएगा, तभी शुद्ध धातु आपका प्राप्त होगा। तो उसमें सल्फर की अधिक मात्रा, क्योंकि सल्फाइड ऐश के सल्फर की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए पहली क्रिया जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके भर्जन क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। दूसरा चीज इसमें आर्सेनिक पाया जाता है। भर्जन क्रिया होती क्या है? भर्जन क्रिया होती किसी भी ऐश को उसके गलनांक के नीचे बार की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। इसलिए सारी क्रियाओं में इसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन मतलब बाई। तो सल्फर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक ऑक्साइड में बदल जाता है। और जो आपका कॉपर सल्फाइड है, यह कॉपर सल्फाइड जो है बार की नियंत्रित मात्रा में क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाता है, ठीक है ना। ये कॉपर का ऐश है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको देखिए टूट रहा है मूल रूप से, ठीक है ना, यही मूल रूप से टूट रहा है। अब इस पर क्रिया होगी। जो आपका फेरस सल्फाइड होता है वो भर्जन क्रिया होता है, तथा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो उस क्रिया बना लेता है फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका जो क्यूप्रस सल्फाइड होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वो बना लेता है कि आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। ये इतनी क्रियाएं क्या होती है किसमें? भर्जन क्रिया। भर्जन क्रिया में 5 क्रिया। पहली क्रिया सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, आर्सेनिक ऑक्सीजन से क्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर पायराइड जो आपका ऐश होता है वो टूट करके क्या क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाता है, और फेरस सल्फाइड जो ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड क्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट आपकी तीसरी क्रिया आती है प्रगलन। प्रगलन क्रिया क्या होती है? किसी भी ऐश को या भर्जित ऐश को उसके उच्च ताप पर गर्म करके इसे गला करके धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन क्रिया होती है। और प्रगलन क्रिया कराया जाता है वात्या भट्ठी। प्रगलन क्रिया कराया जाता है वात्या भट्ठी में, ठीक है ना। प्रगलन क्रिया के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? वात्या भट्ठी का प्रयोग करते हैं। और भर्जन क्रिया के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? हम प्रावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करते हैं। प्रगलन क्रिया में क्या होता है? जो क्यूप्रक ऑक्साइड होता है और फेरस सल्फाइड, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके ये मिश्रण बनाते हैं, अर्थात क्यूप्रस सल्फाइड बदल जाता है, क्यूप्रक ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड बदल जाता है, और क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड बदल जाता है, जिस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मैट कहते हैं। या एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, इस मिश्रण को भी मैट कहा जाता है और मिश्रण को भी मैट कहा जाता है। अब मैट से ही हम क्या करते हैं? कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट और भी क्रियाएं होती है, उसको भी दे दिया गया है। जो आपका फेरिक सल्फाइड होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब फेरिक ऑक्साइड क्या करता है? सिलिकेट से क्रिया करता है और धातुमल बना लेता है, अर्थात जो अशुद्धि पदार्थ होता है वो निकल जाता है। अब इन दोनों क्रियाओं में जो मैट यहाँ प्राप्त होता है, जो मैट यहाँ प्राप्त होता है, इस मैट को लेते हैं और मैट पर अगली क्रिया करते हैं। वो क्रिया होती है, मैट से कॉपर प्राप्त करने के लिए हम बेसेमरीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। बेसेमरीकरण विधि द्वारा ही आपका प्राप्त किया जाता है। ये जो आपका पूरा संयंत्र है, इस संयंत्र को कहते हैं बेसेमर परिवर्तक। इसी से हम निष्कर्षण करते हैं। बेसेमर परिवर्तक होता क्या है? पहले आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। बेसेमरीकरण क्रिया को करने के लिए बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग करना होता है। बेसेमर परिवर्तक जो होता है, एक 2 स्टैंडों पे लगा हुआ नाशपाती के आकार का जो है संयंत्र होता है, जिसकी दीवारें अग्निशः ईंटों से बनी होती हैं। किससे? अग्निशः ईंट। इनकी जो दीवारें होती हैं वो अग्निशः ईंटों से बनी होती हैं, जिनके अंदर वाले भाग में बेसिक लिनिंग अर्थात चूने की जो है
चूने की पुताई की गई होती है। और इसमें एक टूवियर भी लगा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं टूवियर लगा होता है, जिसके द्वारा से बाल को प्रवाहित किया जाता है। इस नाशपाती के आकार में हम क्या करते हैं, मोल्टेन मैट, मैट मतलब वही जो आपका कॉपर सल्फेट और क्यूप्रस सल्फेट का मिश्रण था, उसे हम इसमें भर देते हैं और सैंड, कुछ मात्रा में इसमें सैंड्स को मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें परिवर्तक क्रिया करवाई जाती है, इसे गर्म किया जाता है, तो इस क्रिया में जैसे मणिकरण में निम्न क्रियाएं होंगी। ये आपकी जो नीचे क्रियाएं दी गई हैं, ये चारों क्रियाएं होंगी। इसे देखिएगा, बेसिक में परिवर्तक एक दो आधारशिला पर खड़ा हुआ नाशपाती के आकार का संयंत्र होता है। ये जो है अग्निशान ईंटों से बना होता है। इसके अंदर की दीवारें पर चूने की पुताई की गई होती है, वेस्ट क्लीनिंग होती है। इसमें एक टूवियर लगा होता है, जिसके माध्यम से वायु को प्रवाहित किया जाता है और ये वायु को प्रवाहित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मैट होता है, मैट के गलित मिश्रण को जो प्रावर्ती भट्टी होती है उसमें गर्म करके मैट को गला देते हैं और गला करके इसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद ये दोनों तरफ अर्थात एक तरफ घूम सकता है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि जो किसी भी छत का निर्माण करने वाली मशीन होती है घूमती रहती है, उसी प्रकार से यह भी घूम सकता है, नाशपाती के आकार का होता है। जब इसको अगर डाला जाता है, टूवियर से बाहर को प्रवाहित करते हैं, तो इसमें निम्न क्रिया होती है और बेकार गैसें बाहर निकल जाती हैं। पहली क्रिया, जो आपका फेरस सल्फाइड होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब यह जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इसमें उपस्थित जो आपका SiO2 होता है, वो क्या करता है, एकत्रित हो जाता है, अर्थात SiO2 क्रिया करता है और धातुमल बना लेता है। ठीक है ना। दूसरा चीज आप आएंगे, जो आपका कॉपर सल्फाइड होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। ध्यान में दीजिएगा, बेसिक मल परिवर्तक में निम्न क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया यह आपका होगा कि फेरस सल्फाइड इसमें बदलेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड। अब यही फेरिक ऑक्साइड सिलिकेट से क्रिया करता है और धातुमल बनाता है। ठीक है ना। ये धातुमल नीचे एकत्रित होगा। धातुमल कहाँ एकत्रित होगा, नीचे यहीं पर एकत्रित हो जाएगा। दूसरी चीज, जो आपका कॉपर सल्फाइड है वो क्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड, देखिएगा ऑक्साइड ऑक्साइड, ये बेकार गैसें इस माध्यम से बाहर निकल जाएंगी और ये जो धातुमल है ये आपको नीचे एकत्रित हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, क्यूप्रस ऑक्साइड बचा। ठीक है ना। और कुछ मात्रा में आपका क्यूप्रस सल्फाइड बचता है। क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड इन दोनों के मध्य क्रिया होती है और आपका कॉपर प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, कॉपर धातु प्राप्त हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें भी निकलती है जो बाहर निकल जाती है। ये जो आपका कॉपर धातु प्राप्त होता है, इसे हम टॉप पिच कॉपर या इसे हम फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं। ये लगभग आपका 98% शुद्ध कॉपर होता है। ये बेसिक में परिवर्तक होता है और इसी बीज द्वारा हम क्या करते हैं, कॉपर का निष्कर्षण कर लेते हैं और शुद्ध कॉपर हमारा प्राप्त हो जाता है।